दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों लूसेंट जी के सामान्य ज्ञान श्रृंखला में इतिहास खंड के अंतर्गत हम प्रारंभ कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस श्रृंखला में हम आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम उत्तरकालीन मुगल सम्राट, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, अंग्रेजों के मैसूर संबंध तथा सिख और अंग्रेजों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं लूसेंट जी के सामान्य ज्ञान श्रृंखला में आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों आप जान लीजिए कि उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था और बहादुर शाह को साहे बेखबर के उपनाम से पुकारा जाता था। आइए देख लेते हैं मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य और संस्थापक। तो पहला राज्य है अवध। इसका संस्थापक सआदत खां था। हैदराबाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना चिनकिलिच खां या निजामुल मुल्क द्वारा की गई। रुहेलखंड बीर दाऊद और अली मोहम्मद खां। बंगाल में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मुर्शिद कुली खां था और कर्नाटक में सादुतुल्ला खां ने तथा भरतपुर में चूड़ामन और बदन सिंह ने मुगलों से स्वतंत्र होकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी और सआदत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। आइए जानते हैं दोस्तों जहांदार शाह जो था वो अपने शासनकाल में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था और मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता या किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था और फर्रुखशियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। दोस्तों सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था और एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की थी। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। दोस्तों मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद के चिनकिलिच खां ने निजामुल उल मुल्क की उपाधि के साथ 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी और हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने और अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। ईरान जो था ये फारस के सम्राट ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह ने दोस्तों लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस यानी पिकाक थ्रोन और कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौटा था। तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था और शाह आलम द्वितीय जिसका मूल नाम अली गौहर था उसके शासनकाल में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। आइए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर उत्तरकालीन मुगल सम्राटों के बारे में। बहादुर शाह 1707 से 1712 ईस्वी, जहांदार शाह 1712 से 1713, फर्रुखशियर 1713 से 1719, मोहम्मद शाह 1719 से 1748, अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, अकबर द्वितीय 1806 से 1837 और बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 और ये उत्तर मुगल सम्राट रहे। पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। गुलाम कादिर खां ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी और बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था।
1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और निर्वासन करके रंगून भेज दिया गया। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था और मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के ही समय में दिल्ली में रहते थे। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। अब आइए देखते हैं दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। देखिए 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी और इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद ने सहयोग किया था। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया और 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी, याद रखिएगा, और दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थो में थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन 1596 में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा था। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई। वहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के यानी पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे थे। दोस्तों डचों का भारत में जो अंतिम रूप से पतन हुआ 1759 में अंग्रेजों और डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध से हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझीदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। दोस्तों मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में आया था। और भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। 1611 में दक्षिण पूर्व समुद्री तट पर सबसे पहले अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की और जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्ड के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दे दी थी। पूर्वी तट पर दोस्तों अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। यहाँ पर आइए देख लेते हैं यूरोपीय कंपनियों द्वारा दोस्तों उनकी स्थापना का क्रम। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1731 में स्थापित हुई थी। यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना तो पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में, डचों ने सबसे पहले 1605 में मसूलीपट्टनम में, अंग्रेजों ने भी मसूलीपट्टनम में 1611 में, डेनिश त्रावणकोर में इन्होंने पहली व्यापारिक कोठी 1620 में और फ्रांसीसियों ने सूरत में 1668 में व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। वह फरवरी 1619 तक भारत में रहा, जहां उसने जहांगीर और खुर्रम यानी शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान या गोल्डन फरमान जारी किया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे।
1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया। वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया और इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा और ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ और इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को दे दिया। और दोस्तों 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया था। गेराल्ड ओंगियर 1669 से 1677 सूरत का प्रेसिडेंट और बम्बई का गवर्नर, इसने बम्बई शहर की स्थापना की थी। दोस्तों देखिए, बंगाल के शासक शाह सुजा ने सबसे पहले 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते थे। 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानुती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी नींव जाब चारनाक ने रखी थी। भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई थी। 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंक्विस मार्टिन ने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। दोस्तों प्रथम कर्नाटक युद्ध 1646 से 1648 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से ये प्रभावित था। 1748 में एल ला शेपल की संधि के साथ ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हुआ और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 के साथ युद्ध विराम हुआ था। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 में हुआ, जो 1756 में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हो गया। इसके अलावा दोस्तों 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयर कूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया था और 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे थे। अब आइए देखते हैं दोस्तों बंगाल पर अंग्रेजों के आधिपत्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुर्शीद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद भागीरथी के तट पर स्थापित की और इसने इजारीदारी प्रथा प्रारंभ की और कृषकों को तकावी ऋण यानी खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सुजाउद्दीन हुआ। 1740 के गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया और इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ। दोस्तों 20 जून 1756 को काल कोठरी की त्रासदी यानी ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना घटी। इस घटना के रचयिता जेड हालवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी कोठरी में बंद कर दिया। अगले सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे।
प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। दोस्तों देखिए, प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया और प्लासी जो है ये भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर यानी मुगदलपुर स्थानांतरित किया था। बंगाल की राजधानियों का क्रम पहले ढाका थी बंगाल की राजधानी, फिर मुर्शिदाबाद और उसके बाद मुंगेर हुई। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण युद्ध अंग्रेजों और भारतीयों की अंग्रेजों की सत्ता को जिसने स्थापित कर दिया वो बक्सर का युद्ध 1764 अंग्रेजों और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए और इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। आइए देख लेते हैं बंगाल के नवाबों के बारे में। पहला नवाब मुर्शीद कुली खां था 1713 से 1727, शुजाउद्दीन 1727 से 1739, सरफराज खां 1739 से 1740, अलीवर्दी खां 1740 से 1756, नवाब सिराजुद्दौला 1756-57 में, मीर जाफर 1757 से 1760, मीर कासिम 1760 से 1763, फिर पुनः मीर जाफर 1763 से 1765, निजामुद्दौला 1765 से 1766 और शैफुद्दौला 1766 से 1770 तथा मुबारक उद्दौला 1770 से 1775 तक बंगाल के नवाब रहे। आइए देखते हैं दोस्तों अंग्रेजों के मैसूर से संबंध के बारे में। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। 1787 में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की और इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। देखिए, आइए देख लेते हैं प्रथम जो युद्ध हैं, प्रमुख युद्ध हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784, इसमें गवर्नर जनरल इस समय वारेन हेस्टिंग्स था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792, कार्नवालिस गवर्नर जनरल था और इस युद्ध में मराठा, हैदराबाद के निजाम और अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लॉर्ड बेलेजली के गवर्नर जनरलशिप में हुई थी। दोस्तों, टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गई। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है और टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकोट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था। आइए महत्वपूर्ण संधियों के बारे में जान लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मद्रास की संधि 1769 में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मंगलौर की संधि के साथ 1784 में और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 के श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ संपन्न हुई थी। अब आइए सिख और अंग्रेजों से जो महत्वपूर्ण संबंध है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों देखिए, सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक, जो कि इसके प्रथम गुरु हैं और गुरु नानक के अनुयायी सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। 1496 की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ और गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत यानी धर्मशाला और पंगत यानी लंगर स्थापित किए।
संगत और पंगत गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की 1538 में करतारपुर साहिब में मृत्यु हो गई थी और उनके बाद गुरु अंगद 1539 से 1552 ये सिखों के दूसरे गुरु हुए। इनका प्रारंभिक नाम या मूल नाम लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था और सिखों के तीसरे गुरु अमरदास 1552 से 1574 थे। दोस्तों, गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की, प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की और बीबी भानी के पति रामदास 1574 से 1581 ये सिखों के चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। गुरु अर्जुन 1581 से 1606 ईस्वी ये सिखों के 5वें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ कबीर, नामदेव और रैदास की रचनाओं को भी शामिल किया गया है। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदर साहब का निर्माण करवाया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन को मरवा दिया था और सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद 1606 से 1645 तक हुए। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया और अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे और दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था थी। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। दोस्तों, सिखों के 7वें गुरु हरराय, इनका जो काल था 1645 से 1661। इन्होंने दारा शिकोह को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन 1661 से 1664 हुए। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 हुए और इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह 1765 से 1708 ईस्वी हुए। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पादशाह कहते थे। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया और प्रत्येक सिख को केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा था। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था और कार्यस्थली पाओता थी। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे थे। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था। 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और पाहुल पड़ाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा, अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी थी। बंदा बहादुर, इनका जन्म 1670 में पुंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए इन्होंने लौहगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के चलवाए। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 में बंदा सिंह को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। शहादरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था।
बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। 1748 में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। दल खालसा को जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिसल कहा गया। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समान होता है। रणजीत सिंह, तो दोस्तों रणजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकरचकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिलाया था। 1798-99 में रणजीत सिंह लाहौर के शासक बने। 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ था। और आप जान लीजिए दोस्तों, 7 जून 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में हुआ था। अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुई संधियों के बारे में जान लेते हैं। तो लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को हुई। भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 को। इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह को संरक्षण के लिए अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर रुपये 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाव नदी के किनारे दोस्तों चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ा। इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुए। और देखिए, लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर दिया गया। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। तो दोस्तों, लूसेंट जी के सामान्य ज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत आधुनिक भारत के अंतर्गत आपने उत्तरकालीन मुगल साम्राट, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, अंग्रेजों के मैसूर से संबंध और सिख और अंग्रेजों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया। आगे हम भारत में गवर्नर और गवर्नर जनरल तथा वायसरायों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रश्नों को कवर करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।